हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? अच्छी चल रही है पढ़ाई? चलो तो पढ़ते हैं आज चैप्टर नंबर 13वां और उसका पार्ट नंबर 10वां, या यूँ कह सकते हो कि 10वां वीडियो या 10वां भाग या 10वां पार्ट। 9 पार्ट हमने इसके पढ़े हैं, आज हम 10वां पार्ट पढ़ेंगे इस चैप्टर के। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो हमारे दैनिक जीवन में भी काम आएगा कि जीवन को कैसे बचाना चाहिए, कैसे हमें स्वस्थ रहना चाहिए, ऐसी ही चीज़ों के बारे में ये चैप्टर हमें बताता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। पहले वाली जो वीडियो है वो आप लगातार देख रहे हो, अच्छे से देखते रहो, पढ़ते रहो, बिल्कुल आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा, हम उस पर चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है निवारण के सिद्धांत। निवारण के सिद्धांत पढ़ने हैं हमें कि रोग जब हो जाता है तो उसको बचाया कैसे जाए, उससे बचा कैसे जाए, उससे छुटकारा निवारण कैसे पाया जाए। हम उसके कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। रोग से बचने के, निवारण के जो सिद्धांत हैं, जो नियम हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि किसी व्यक्ति में कोई रोग है तो संक्रमण से कैसे छुटकारा मिल सकता है। अच्छा, अभी तक क्या पढ़ा कि कोई व्यक्ति में रोग है तो उसमें संक्रमण है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। साफ़ सफाई रखकर बचा जा सकता है, मेडिसिन लेकर बचा जा सकता है, वायरस है, बैक्टीरिया है, उसकी पहचान करके बचा जा सकता है। बहुत सारे कंसेप्ट हमारे पास थे। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 सीमाएं, कठिनाइयां हैं। संक्रामक रोगों से छुटकारा पाने की 3 सीमाएं या कठिनाइयां हैं। पहली यह है कि यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उसके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है। कितनी बार? एक बार। यदि कोई आदमी या कोई व्यक्ति एक बार बीमार हो जाए तो उसके शारीरिक कार्यों को बहुत हानि होती है, उसे नुकसान होता है और वे फिर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होते। एक तो ये बीमारी है। एक संक्रमण का सिद्धांत तो ये है कि यदि कोई आदमी एक बार बीमार पड़ जाए तो उसके शरीर की जो काम करने की जो क्षमता है, उसके जो कार्य हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, वो बहुत नुकसान में चली जाती हैं और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाता। ये तो पहले कठिनाई बताई है। दूसरी कठिनाई बता रहा है, दूसरी ये है कि उपचार में लंबा समय लग सकता है। यदि बीमारी इस प्रकार की हो गई कि शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा रही है तो ऐसी बीमारी का इलाज करने में समय बहुत लग सकता है। डॉक्टर को ट्रीटमेंट देने में, वो पूरा हैंडल करने में, चेक करने में बहुत समय लग सकता है। तो बीमारी को लंबे समय में ठीक करना पड़ेगा। उसमें उपचार में लंबा समय लगेगा। ऐसा नहीं कि फिर 5 दिन की दवाई लेकर वो रोग आपके ठीक हो गया। हो सकता है महीने भर की दवाई लेनी पड़े। हो सकता है कुछ रोग तो ऐसे हो जाते हैं जिसमें साल, 2 साल, 3 साल तक भी लगातार मेडिसिन लेनी पड़ सकती है, या इससे भी लंबे समय तक मेडिसिन या उपचार लेना पड़ सकता है। अर्थात सही उपचार होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं कि यदि उपचार बिल्कुल ठीक हो तब भी व्यक्ति को उठने की या काम करने की इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि शंका रहती है कि यदि वो काम करेगा या अन्य कोई कार्य करेगा तो ऊर्जा उसकी कम हो जाएगी, ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, तो हो सकता है वो रोग वापस सचेत न हो जाए और रोग दोबारा से हावी न हो जाए। इसलिए ठीक होने पर या उपचार सही होने पर भी रोगी को बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। ये दूसरे सिम्टम्स की बात की जा रही है। तीसरी यह है कि संक्रमित रोगी अन्य व्यक्तियों में रोग फैलाने का स्रोत बन जाए। इससे उपरोक्त कठिनाइयाँ और बढ़ जाएंगी। बहुत अच्छी बात बताई है। यदि किसी एक आदमी के, एक व्यक्ति के कोई रोग है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि संक्रमित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को रोग फैलाने का स्रोत न बन जाए। कि जिसके रोग हो गया चलो कोई बात नहीं, हो गया, लेकिन वो रोग दूसरे लोगों में तो नहीं फैला रहा है। इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो पहला कौन सा है? शारीरिक को नुकसान न हो। दूसरा, उपचार लंबे समय तक भी चल सकता है। और तीसरा, ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि वो रोग दूसरे व्यक्तियों के, यानी स्वस्थ व्यक्तियों के न हो। ये इसके प्रिकॉशंस या सावधानियां हम कह सकते हैं जिन पर हमें अच्छे से फोकस करना है। कौन से 3 निवारण के सिद्धांत है बेटे? समझे? पहला सिद्धांत कि रोग से ज़्यादा शरीर को नुकसान हो सकता है और वे पूरी तरीके से स्वस्थ भी नहीं होते, शारीरिक कार्य वो नहीं कर सकते, ये। और दूसरा कौन सा है कि उपचार लंबे समय तक चल सकता है। और तीसरा क्या था कि संक्रमित व्यक्ति अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को नुकसान न पहुंचाए, उनमें रोग न फैलाए। कुछ ऐसे तरीके के इंतजाम किए जाएं ताकि अन्य लोगों को रोग ना लगे।
इससे उपरोक्त कठिनाइयाँ और बढ़ जाएंगी। यदि ऐसा हुआ तो फिर समस्याएं सुलझती नहीं हैं, समस्याएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। इसलिए रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है। तो वो कहते हैं ना कि परहेज़ बहुत ज़रूरी है। दवाई काम नहीं करती, दवाई के साथ दवाई का परहेज़ काम करता है। आपको वो सावधानियाँ रखनी बहुत ज़रूरी हैं। हम रोगों का निवारण कैसे कर सकते हैं? इसकी दो विधियां हैं। रोग निवारण की कितनी विधि बताई गई है बेटे? दो विधि बताई गई है, एक सामान्य और दूसरी रोग विशिष्ट। दो विधियां, एक सामान्य बताई गई है और दूसरी रोग विशिष्ट। इन विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पूछा जाएगा कि रोग निवारण की कितनी विधियां हैं, नाम बताइए। मोस्टली दो ही विधियां हैं, एक तो सामान्य विधि और दूसरी कौन सी है? रोग विशिष्ट विधि। संक्रमण से बचने की सामान्य विधि है रोगी से दूर रहें। यदि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि जिस आदमी के कोई रोग लगा है वो रोग हमारे ना लगे, तो हमें क्या करना चाहिए? सावधानी पूर्वक उसके पास नहीं जाना चाहिए जिसके रोग लगा है, यानी रोगी व्यक्ति से दूरी बनाए रखें ताकि वो रोग हमारे अंदर नहीं आए। इससे हम संक्रामक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। इससे हमारे शरीर का क्या होगा? बचाव होगा। शरीर में किसी प्रकार के हानिकारक कीटाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, विषाणु वगैरह बॉडी में प्रवेश नहीं करेंगे, तो आपको रोग नहीं होगा, तो आप बचे रहेंगे। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हमें बड़ी सुगमता होगी। यदि आपको ये पता चल जाए कि फलाना प्रकार का रोग है या विशेष प्रकार का रोग वो विशेष प्रकार के कारण ही फैलता है, उन बैक्टीरिया से फैलता है, उन वायरस से फैलता है, या ऐसा कुछ करने से फैलता है, तो हम वो काम न करें जिससे वो रोग फैलता है। यदि हम उनके फैलने की विधियों को जानते हैं तो हमें बड़ी सुगमता होगी। जैसे आपको पता चल गया कि कोई रोग है वो खांसने से फैलता है, छींकने से फैलता है, तो आप क्या कर सकते हैं? यदि आपके रोग है तो आप खांसते और छींकते वक्त मुंह के हाथ लगा लीजिए, कपड़ा लगा लीजिए, रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। और यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं और कोई दूसरा मरीज व्यक्ति है वो आपके सामने खांसता है और छींकता है, तो आपका यह कर्तव्य है कि आप उससे दूरी बनाए रखें, या आप अपने नाक और मुंह को बंद कर लें ताकि उसके छींकने से, खांसने से जो बैक्टीरिया बाहर आए हैं वो आपके शरीर के अंदर न चले जाएं, कहीं आप भी रोगी न बन जाएं। तो यदि आप रोग के फैलने की विधियां जानते हैं तो फिर थोड़ी आसानी रहेगी कि हम बच सकते हैं। वातोड़ सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए, वातोड़ शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया यहाँ पर? वायु द्वारा फैलने वाले रोग, है ना, बाई एयर, हवा से जो रोग फैलते हैं उन्हें वातोड़ रोग का नाम दिया गया है। वायु द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाव के लिए हमें खुले स्थानों में रहें, भीड़ भरे स्थानों पर न जाएं। देखो, जहाँ तक संभव हो व्यक्ति को भीड़ भाड़ वाले स्थानों में नहीं जाना चाहिए। मार्केट में जाते हैं तब भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, केयरफुली जाना चाहिए कि लोगों के संपर्क में ना रहें, टच में ना रहें। हो सकता है पता नहीं किसी के कपड़ों के, किसी के चप्पल के या किसी के थैले के पता नहीं कौन से जहरीले हानिकारक बैक्टीरिया लगे हों, वो आपके भी लग सकते हैं। तो जब मार्केट में जाएं तो भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर थोड़ा सा बच के रहें, दूर रहें, सावधानी रखें। यदि जाना ही पड़ता है तो फिर कपड़ा लपेट कर मुँह के, नाक को बचा कर जाना चाहिए ताकि कोई जहरीले बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में ना आ पाएँ। दूसरे हैं जलोढ़ सूक्ष्म जीव। जलोढ़ शब्द यहाँ किसके? ऐसे भी कुछ रोग होते हैं जो जल के द्वारा फैलते हैं। ये वैसे मिट्टी के भी प्रकार होते हैं बेटा। ऐसी मिट्टी जिसमें वायु ज़्यादा होती है उसे वातोड़ कहते हैं, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है उसे जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। लेकिन यहाँ शब्द बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों के लिए है। जलोढ़, जल द्वारा फैलने वाले सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम साफ जल पिएं। ये पहले भी कितनी बार इस चैप्टर में बताया गया है कि व्यक्ति को पानी साफ सुथरा और स्वच्छ पीना चाहिए जिससे कि किसी प्रकार के रोग ना हों। इसके लिए आप पानी में स्थित सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए उपाय कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप जो पानी पी रहे हैं उसमें बैक्टीरिया हैं, उसमें वायरस हैं, उसमें सूक्ष्म जीव हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपको उससे बचना चाहिए। ऐसा उपाय करो कि पानी को बॉईल कर लो, पानी को गर्म कर लो, जिससे कि हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएं, आपके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। तो पीने वाले पानी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ तक कि बहुत ध्यान रखना चाहिए। डंडी वाले लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। बहुत सारी सावधानियाँ हमें पानी से के संबंधित रखनी चाहिए। रोग वाहक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हमें साफ पर्यावरण में रहना चाहिए। आपको हमेशा ऐसे वातावरण में रहना चाहिए
जहाँ गंदगी ना हो। देखो बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं, क्या करें, रहना भी पड़ता है, ज़मीन की कमी होती है, वहाँ पर आवास छोटे होते हैं, लेकिन शहर का वातावरण गांव के वातावरण से थोड़ा प्रदूषित होता है, क्योंकि शहर में गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, टावर ज़्यादा होते हैं, कल कारखाने ज़्यादा होते हैं, तो प्रदूषण भी ज़्यादा होगा। गांव में इतनी ना तो गाड़ियाँ होती हैं, ना टावर लगे रहते हैं, ना कोई फैक्ट्रियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, तो प्रदूषण गांव में कम होता है। तो उपाय और प्रयास हमेशा यही रहना चाहिए कि आप ऐसे स्थान और इलाके में रहें जहाँ का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो, जहाँ पर प्रदूषण ना हो, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, किसी प्रकार का प्रदूषण वहाँ पर न हो, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए ताकि आप स्वच्छ रहें। ऐसे वातावरण में मच्छर उत्पन्न नहीं होते, गंदगी वातावरण में नहीं होगी तो मच्छर नहीं होंगे, और संक्रामक रोगों से बचने के लिए स्वच्छता आवश्यक है। अकेले मच्छर की बात नहीं की जा रही है, मच्छर के अलावा भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो रोग फैलाते हैं। तो जितने ज़्यादा शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में रहोगे, पर्यावरण में रहोगे, तो रोग उतने ही कम होंगे, रोग से उतना ही ज़्यादा बचा जाएगा। पर्यावरण से संबंधित विषयों के पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के और भी अन्य सामान्य नियम हैं। ये इतने नियम तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी कुछ नियम हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नियमों की बात करने से पहले हम एक प्रश्न पूछते हैं जिसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं गया। प्राय हम प्रतिदिन संक्रमण से गुजरते हैं। यदि कक्षा में कोई विद्यार्थी खांसी जुकाम से पीड़ित है तो ऐसा संभव है कि उसके आसपास के विद्यार्थी भी संक्रमित हो जाएं। बिल्कुल ये संभव है, लेकिन हम सभी वास्तव में रोग से पीड़ित नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होता? किसी बच्चे को क्या है, संक्रमण है, उसको जुकाम है, कक्षा में यदि खांसी जुकाम है उसको, तो ये तो ऐसा हो सकता है ना कि उसके आसपास के बच्चों को भी संक्रमण हो जाए, लेकिन कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, इसी को जानने का प्रयास करते हैं अगले पैराग्राफ में। इसका कारण है हमारे शरीर में स्थित प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता रहता है। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा तंत्र होता है जो हमें रोगों से बचाता है? तो हमारे शरीर का होता है, ये पहले भी जिक्र हुआ था इस नाम का, और ये नाम फिर से दोबारा रिपीट हो रहा है, प्रतिरक्षा तंत्र। तो हमें रोग क्यों नहीं होते? इसका एकमात्र कारण हमारे शरीर में उपस्थित इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र। इसे क्या कहते हैं? इसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को। तो यही वो प्रतिरक्षा तंत्र है जो हमारी बॉडी को रोगों से बचाने का काम करता है, जो रोगाणुओं से लड़ता है। शरीर में बाहर से यदि कोई भी रोगाणु बॉडी में प्रवेश करता है तो उसे सबसे पहले कौन लड़ेगा? प्रतिरक्षा तंत्र। याद रखना बच्चों, प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर की कौन सी जगह में होता है? हमारे खून में, हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में होता है, जिसमें कई प्रकार की कणिकाएँ पाई जाती हैं। यदि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, कई नाम भी आए होंगे, तो RBC, WBC, प्लेटलेट, यही वो चीज़ें हैं जो शरीर को रोगों से बचाने का कार्य करती हैं। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणु को मार देती हैं। हमारे शरीर में जैसे ही कोई संक्रामक रोगाणु आता है, ये कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। यदि ये उन्हें मार देती हैं तो हमें रोग नहीं होगा। बिल्कुल, तो हम रोग की क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र होता है, और प्रतिरक्षा तंत्र कुछ ऐसी कोशिकाएं बनाता है जिससे शरीर में रोग नहीं होते हैं, तो वो हमें रोगों से बचाने का कार्य करता है। तो शरीर में जब कोई रोगाणु प्रवेश करेगा तो कुछ शरीर में कोशिकाएं होती हैं, वो क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं, और कोशिकाओं की सक्रिय होने से ही किसी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में नहीं होती। ये उन्हें मार देती हैं तो रोग नहीं होगा। प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलने से पहले ही समाप्त कर देती हैं। यदि कोई हानिकारक कीटाणु जीवाणु बॉडी में प्रवेश कर जाता है, जैसे वो बॉडी में जाकर अपना काम शुरू करे, अपना संक्रमण फैलाए, ये प्रतिरक्षा कोशिकाएं उन्हें पहले ही समाप्त कर देती हैं, संक्रमण फैलाने से पहले ही। इसलिए शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जितना ज़्यादा मजबूत होगा, रोग उतने ही कम होंगे और स्वस्थ उतना ही ज़्यादा होगा व्यक्ति। तो सवाल तो ये भी आता है कि प्रतिरक्षा तंत्र को कैसे मजबूत करें? तो इसके लिए पौष्टिक भोजन, दूध, फल, फ्रूट्स, सब्जियां, हरी सब्जियां, अच्छी अच्छी चीज़ें जिसमें पौष्टिक भोजन हो, उनको यदि आप ग्रहण करेंगे, प्योर चीज़ें होंगी, जितनी ज़्यादा चीज़ें शुद्ध होंगी उतना ही आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। जैसा कि हमने पहले देखा, यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित हो जाती है तो रोग की अभिव्यक्ति बहुत कम हो जाती है। तो शरीर में रोगाणु जितने तेज़ गति से बढ़ेंगे, रोग उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और रोगाणु जितने कम होंगे, रोग उतना ही कम होगा।
तो रोगाणुओं की संख्या को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अर्थात संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ यह नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी होगी, है ना। बीमारी का कुछ नहीं है, बीमारी का एक अलग रोल है, संक्रमण को बचाना है, बैक्टीरिया जीवाणु उनकी संख्या को बढ़ाने से बचाना है। तो संक्रामक रोगाणुओं से संक्रमित होने का अर्थ ये तो नहीं है कि हमें कोई विशेष बीमारी है, नहीं, बीमारी नहीं हो सकती है, बीमारी बाद में भी हो सकती है, लेकिन हमें पहला कार्य करना है रोगाणुओं को फैलने से बचाना। और ये काम हमारे शरीर में कौन करता है, प्रतिरक्षा तंत्र करता है। तो हमारे शरीर का कौन सा तंत्र सबसे मजबूत होना चाहिए, प्रतिरक्षा तंत्र जितना मजबूत होगा स्वास्थ्य उतना ही क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। एक पैराग्राफ और है, गंभीर संक्रामक रोग, बहुत ज़्यादा डेंजर सीरियस जो बीमारी है उसकी बात की जा रही है। गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। यदि किसी आदमी के, किसी व्यक्ति के ऐसी बीमारी हो गई कि उसका इलाज ही नहीं हो पा रहा है, वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है, वो स्वस्थ हो ही नहीं पा रहा है, काफ़ी दिनों से, कई महीनों से उसका इलाज चल रहा है, तो इस बात का एकमात्र मतलब यही है कि उस व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वो उतना प्रबल नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र जितना मजबूत होगा बीमारी उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएगी। पहली बात तो यदि प्रतिरक्षा तंत्र किसी का मजबूत है तो बीमारी होगी ही नहीं, और यदि हो जाएगी तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। कब, जब आपका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो किसी आदमी की कोई सीरियस बीमारी लगी है, उसका मतलब क्या है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र की वो असफलता है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत नहीं है, पावरफुल नहीं है। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा यदि हमें पर्याप्त भोजन अथवा पोषण प्राप्त न हो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि यदि आपका भोजन अच्छा नहीं है और पोषण नहीं है, कुपोषण मिल रहा है, सुपोषण नहीं है, तो फिर आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा। इसलिए कहा गया ना कि पहला सुख निरोगी काया, आपकी काया बिल्कुल स्वस्थ होनी चाहिए, निरोग होनी चाहिए। ऐसा करने से ही, है ना, तो भोजन आदमी को अच्छा लेना चाहिए। घटिया किस्म का भोजन लोगे तो फिर प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर रहेगा, और प्रतिरक्षा तंत्र यदि कमज़ोर रहेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे, और बीमार पड़ जाओगे तो फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है। इसलिए व्यक्ति को खाना चाहे कम खा लेना, लेकिन जितना खाते हैं उतना प्योर और शुद्ध खाना चाहिए, जिससे कि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहे। और कुछ दिन पहले और अभी भी एक जो बीमारी चल रही है, कोरोना नाम का जो बीमारी है, जो वायरस फैलता है, उससे वही लोग अच्छे तरीके से बचेंगे या बच सकते हैं या बचते भी हैं, बचते आ रहे हैं, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है। क्योंकि फिलहाल उसकी कोई वैक्सीन और टीका नहीं मिला। तो सबसे बड़ा उपाय क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसका मजबूत होगा उसके कोई बीमारी या कोरोना भी नहीं होगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाना है तो इसलिए आपको अच्छा भोजन ग्रहण करना पड़ेगा, जिसके अंदर अच्छा पोषण आपको मिले। उसमें प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पर्याप्त मात्रा में मिलें। प्योर फूड आपको होना चाहिए, दूध का इस्तेमाल आपको करना चाहिए, हरी सब्जियां और फल फ्रूट खाने चाहिए जो कि ताज़े हों और साफ़ सुथरे हों, वो गंदगी और बीमारी से ग्रसित न होने चाहिए, वरना तो फिर आप और बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता। उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता, यानी जो भी इंसान खाना खाए उसका खाना कैसा होना चाहिए, बहुत उम्दा और अच्छी किस्म का खाना होना चाहिए। भोजन जितना अच्छा होगा स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा, स्वास्थ्य जितना ही अच्छा होगा मतलब उसका प्रतिरक्षा तंत्र उतना मजबूत होगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र जितना मजबूत होगा स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा, बीमारियां उतनी कम लगेंगी, और जितनी बीमारियां कम लगेंगी आप बहुत अच्छे रहेंगे, आप अपने जीवन में कामयाब होंगे, जो काम आप करना चाहते हैं उसको अच्छे से करेंगे। क्योंकि यदि आप बीमार हैं तो फिर कौन सा कार्य आप ठीक से कर पाएंगे। इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तभी कहा गया है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, हर जगह कि पहला सुख निरोगी काया। यदि आपकी काया अच्छी है, आपका शरीर अच्छा है, तो सारे काम आप अच्छे से कर सकते हैं। एक क्रियाकलाप की बात की जा रही है, चलो हम उसको भी पढ़ते हैं, एक आनंद लेते हैं क्रियाकलाप का। अपने मोहल्ले में एक सर्वेक्षण करो, यानी आपको निरीक्षण करना है, अपने मोहल्ले में घूमना है, देखना है। 10 परिवारों से बात करो जिनका रहन सहन उच्च स्तर का हो। ऐसे 10 घरों में जाइए जिनका रहन सहन, यानी रहना, खाना पीना, इनका जो तरीका हो बहुत अच्छा हो,
उच्च स्तर का हो, अच्छी प्रकार रहते हैं। और 10 ऐसे परिवार लो जो आपके अनुमान के अनुसार गरीब हैं, जिनका खाना पीना अच्छा नहीं है, जिनका रहन सहन अच्छा नहीं है। इन दोनों परिवारों में बच्चे होने चाहिए, बच्चे तो होंगे बिल्कुल। जिनका आयु 5 वर्ष से कम हो, ये भी हो सकता है। प्रत्येक बच्चे की ऊंचाई मापो और आयु लिखो और एक ग्राफ बनाओ, क्या अंतर आता है। 10 ऐसे परिवार जिनका रहन सहन बहुत अच्छा है, 10 ऐसे परिवार जिनका रहन सहन खराब है, जो गरीब हैं। दोनों के परिवार के जो बच्चे हैं उनकी तुलना करो, कौन से परिवार के बच्चे ज़्यादा स्वस्थ हैं, कौन से परिवार के बच्चे ज़्यादा बीमार हैं। क्या वर्ग में कोई अंतर है? यदि हाँ तो ऐसा क्यों हुआ बताओ। यदि उनमें कोई अंतर नहीं है तो क्या आप ये निष्कर्ष निकालते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अमीरी और गरीबी का कोई महत्व नहीं है? बिल्कुल, देखो ये एक अच्छी बात है बेटा कि स्वास्थ्य के लिए गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना तो नहीं है। लेकिन आपके मुंह पर मैं यदि ये बात कहूँ तो कोई नागुजार भी नहीं होगी आपको कि हाँ बिल्कुल अंतर होता है। अच्छा स्वास्थ्य गरीबी और अमीरी में फ़र्क तो करता है बेटा। उसका क्या कारण है? जो व्यक्ति गरीब है, बेचारे के पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं हैं तो अच्छा खाना कहाँ से लाएगा? अच्छा खाना नहीं लाएगा तो बच्चों का स्वास्थ्य तो खराब होगा। जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादा पैसे हैं उनके पास, तो वो अच्छा खाना ले आते हैं। अच्छा खाना खाएंगे तो प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं अमीरी और गरीबी में ये होता भी है। लेकिन जैसे भी संभव हो, चाहे आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, 2 रोटी खाओ, भले 1 रोटी खाओ, लेकिन जितनी खाते हो उतनी एकदम स्वस्थ और स्वच्छ होनी चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पर ध्यान देना है कि हमारा स्वास्थ्य हमें बहुत अच्छे तरीके से बचा के रखना है, जिससे समाज का कल्याण हो, हम अपने सारे कार्य अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। रोगों से बचने के लिए हम केवल यही कर सकते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत उन्नत बना रहे, अच्छा बना रहे। तो आज की क्लास में केवल इतना ही बेटे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। आप अच्छे से स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए और इन चीज़ों का ध्यान रखिए। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक्स एंड बाय।